हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और मैं पुनः प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। मित्रों, आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष रसिया और यूक्रेन के बीच में वर्तमान समय में हो रहे कोल्ड वार पर। जी हाँ, शीत युद्ध। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। यह युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है। वैसे तो हर देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और अपने अपने स्वार्थ भी होते हैं। उनको हल करने के लिए जब एक देश अपने पड़ोसी देशों से बातचीत करता है और अगर वह निष्फल हो जाती है तो परिणाम शीत युद्ध के रूप में सामने आता है। यदि हम इस बात को रूस और यूक्रेन के संदर्भ में देखें तो कुछ पता चलता है कि सन 1991 में शुरू हुई यह कहानी आज एक जंग तक पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सन 1949 में प्रारंभ किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। अगर मैं इसे विस्तार से देखूं तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच में आने वालों को धमकी दी है, तो अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अगर रूस ऐसा करता है तो उसको परिणाम भुगतने होंगे, रूस को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ब्रिटेन सहित कई विकसित देश भी इस समय रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के इतने शत्रु क्यों बन गए। यूक्रेन की सीमा यूरोप और रूस से जुड़ी हुई है। सन 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। मित्रों, अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का ही प्रभाव साफ साफ दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी को सुलगा दिया।
यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया और रेफरेंडम सिस्टम से लियोनिद काक्रचुक को यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया गया। वह सन 1991 में राष्ट्रपति बन गए थे और 3 वर्षों तक वह राष्ट्रपति बने भी रहे, लेकिन अमेरिका की कठपुतली बनकर ही वह यूक्रेन में शासन चला रहे थे। परिणाम ये हुआ कि 5 वर्ष पूरे भी नहीं हो पाए थे और 3 वर्षों के बाद में भी सन 1994 में यूक्रेन में पुनः चुनाव हुए और वहाँ पर लियोनिद कुचमा नाम के इस व्यक्ति ने उनको चुनाव में हरा दिया। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव हुए और लियोनिद कुचमा एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन काफी वर्षों तक वह यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे। लेकिन सन 2005 ईस्वी में उनके मन में भी एक विचार आया कि रूस का दबदबा कम कर दिया जाए और इन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की बात कह दी। सन 2008 तक यह बात होती रही और अंत में नाटो ने भी कह दिया कि आप हमारे गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका अपने हित साधना चाहता था। उसने यूक्रेन को बरगलाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन सन 2013 में राष्ट्रपति यानुकोविच ने अमेरिका के साथ वार्ता को सस्पेंड कर दिया और रूस के साथ समझौता कर लिया। यूक्रेन के एक बहुत बड़े शहर कीव में प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप 14,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। यूक्रेन की संसद ने राष्ट्रपति यानुकोविच को हटा दिया और वह यूक्रेन छोड़कर भाग गए। रूस के लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर रूसी झंडा फहरा दिया। 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम सिस्टम से अपने में शामिल किया और परिणाम स्वरूप यूक्रेन के चर्च को आधिकारिक मान्यता दे दी। इसी बात पर रूस नाराज हो गया। सन 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को $5 बिलियन की आर्थिक मदद की। सन 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की एक बार फिर बात की और अपील की कि सन 2021 में हम लोग नाटो में शामिल हो जाएं। लेकिन जब ऐसा होते नहीं दिखाई दिया, तब यूक्रेन ने वे राप्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया और इस ड्रोन के हमले से रूस में कुछ नुकसान भी पहुंचा, जिससे रूस नाराज हो गया और यूक्रेन की सीमा पर अपनी फौज तैनात कर दी। उसके 2 महीने के बाद 7 दिसंबर सन 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति
जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी जारी कर दी कि यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पाबंदियां लगा दी जाएंगी। कुछ दिनों के बाद यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच अमेरिका और रूस के बीच डिप्लोमेटिक स्तर की वार्ता भी हुई, जो विफल रही। जनवरी सन 2022 को रूस ने यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी जारी कर दी और रूस ने अपनी सेना को बेलारूस तक पहुंचा दिया। मित्रों, बेलारूस भी पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था, जो सन 1991 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लेकिन बेलारूस रूस का हमदर्द हमेशा बना रहा। जनवरी सन 2022 के अंतिम दिनों में नाटो ने अपनी सेना को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के चारों तरफ खड़ा कर दिया। अगले दिन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो प्रमुख से अपनी सुरक्षा की मांग की तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। फरवरी महीने में हालांकि चीन ने रूस का समर्थन किया था और कहा था कि यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति भी व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए आए थे, लेकिन यह डील नहीं हो पाई। इसी बीच अमेरिका बार बार यूक्रेन को भड़काता रहा। वह तो अपने स्वार्थ पूरे करना चाहता है और उसका उद्देश्य केवल अपने हथियारों को बेचना ही है। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका साइबर और एटॉमिक दोनों प्रकार के हथियारों की विश्व में सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और जो लोग यूक्रेन में रह रहे थे उन सभी अमेरिका वासियों से कह दिया और उनके लिए चेतावनी भी जारी कर दी कि वह यूक्रेन छोड़ दें। जब इतना सब कुछ हुआ तो फिर रूस ने भी अपने परमाणु हथियारों का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को मान्यता दे दी थी, लेकिन यूक्रेन फिर भी नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि 24 फरवरी सन 2022 को रूस ने सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया और दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूस ने बर्बाद कर दिया, जिसका नाम था एंटोनियो 225। यूक्रेनी एरोनॉटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया यह जहाज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता था। यूरोपियन लीडर्स के बीच वार्ता भी हालांकि 6 घंटों तक चली, जिसमें केवल रूस पर प्रतिबंध लगाने की ही बात हो रही थी। मित्रों, आज युद्ध का 7वां दिन है। देखते हैं क्या होता है और जो कुछ भी होगा आपसे पुनः मुलाकात में अपने विचारों को फिर साझा करूंगा। अब मिलता हूं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।